तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो है इंग्लिश पीवाईक्यू। इससे पहले लगातार हमने हिंदी के पीवाईक्यू करवा दिए हैं, साइंस के भी करवा दिए हैं, मैथ के भी करवाए हैं, मैनेजमेंट के भी करवा दिए हैं, लेकिन लगातार क्वेरी आ रही थी कि सर इंग्लिश के पीवाईक्यू कब लेकर के आ रहे हैं, इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए। तो आज हम आपके लिए इंग्लिश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन नंबर 1 लेकर के आए हैं। 5 मैराथन आपकी इंग्लिश की पीवाईक्यू क्वेश्चंस की आने वाली हैं। उसके बाद इंग्लिश को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में कवर करेंगे, ठीक है। तो एमपी आरईओ का जिसका एग्जाम है वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है मेरे भाई। चलिए शुरू करें। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और बेहतरीन क्लासेस हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहेंगे। इसके बाद साइंस की क्लास आने वाली है तो वो भी आपकी मैराथन होगी, तो वो भी आप तक पहुंच सके, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये आपका 31 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। देखिए ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कौन सा इसमें से गलत लिखा हुआ है, किसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। क्या कह रहा है, इनकरेक्टली, यानी कि गलत स्पेलिंग वाला कौन सा है, बताइए। नीडलफुल, मैनरस, नेव, विलफुल, कौन सा ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है, बताइए इन चारों में से। चलिए अब चलते हैं सीधे आंसर की ओर। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो विलफुल है ना, ये गलत लिखा हुआ है। विलफुल कैसे लिखा जाता है, तो विलफुल इस तरह से अपन लिखते हैं WILFUL, डबल एल यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, डबल एल दिया हुआ है तो यही गलत लिखा हुआ है। सर ऐसा होता क्यों है, डबल एल क्यों नहीं लगाते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए परीक्षाओं में ब्रिटिश अंग्रेजी मानक का पालन किया जाता है। जो अपने यहाँ एग्जाम्स होते हैं, मतलब इंडिया में जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर ब्रिटिश वाली जो इंग्लिश होती है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। जिसके अनुसार सही स्पेलिंग विलफुल होती है, WILFUL होती है। ये जो WI डबल है ना, ये डबल एल वाला जो है ये अमेरिकन जो इंग्लिश होती है उसमें WI डबल एल होता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो परीक्षा में इंग्लिश पूछी जाती है वो ब्रिटिश वाली पूछी जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि विलफुल की स्पेलिंग WILFUL होगी। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जेब्रा फिश सीम टू एक्सपीरियंस स्लीप साइकिल दैट आर सिमिलर डैश स्लीप इन ह्यूमंस, यानी कि ये जो जेब्रा फिश होती है उनकी अगर स्लीपिंग साइकिल को देखेंगे तो सेम टू सेम वैसी होती है जैसी एक ह्यूमन की स्लीपिंग साइकिल होती है। ह्यूमन की स्लीपिंग साइकिल कैसे होती है भाई, दिन में जो मनुष्य है वो जागता है और रात में मनुष्य सोता है। तो ये जो जेब्रा फिश होती है इनकी भी सेम टू सेम ऐसी ही होती है। अब आपको सिमिलर के आगे ये खाली स्थान दिया गया है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। इन चारों प्रीपोजिशन में से आप क्या भरेंगे सिमिलर के बाद में, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिमिलर के साथ में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जेब्रा फिश सीम टू एक्सपीरियंस स्लीप साइकिल दैट आर सिमिलर टू स्लीप इन ह्यूमंस, यानी कि जिस तरह से ह्यूमंस लोगों की स्लीप साइकिल होती है वैसी ही स्लीप साइकिल किसकी होती है, जेब्रा फिश की होती है। और सिमिलर के साथ में हमेशा जो है आपको टू ही लगाना रहता है। तो जो आपके एग्जाम में ज्यादातर जो प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं वो स्पेशल नियम वाले ही पूछे जाते हैं, यानी जो प्रीपोजिशन पेयर में आते हैं ना, जैसे सिमिलर के साथ में हमेशा टू लगेगा, तो इस तरह के जो नियम वाले प्रश्न होते हैं वही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे भी आपको इसी तरह के प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए अंग्रेजी व्याकरण के नियमानुसार शब्द सिमिलर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ठीक है। सिमिलर टू समथिंग, जैसे सिमिलर टू ह्यूमन, सिमिलर टू फिश, इस तरह से सिमिलर के साथ हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। इसलिए वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए रिक्त स्थान में आप क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, ईएसबी ने टाइम ही नहीं दिया है। ऐसे में आप किसी वीडियो कोर्स के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है, ठीक है। और बिना सिलेबस किए अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं, आप ऑलरेडी ही पीछे हो जाएंगे। इसलिए कम समय में कम पैसे में अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के सक्सेस जंक्शन के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, ठीक है। ये नोट्स आपको मात्र 198 रुपए में उपलब्ध हैं। क्या क्या मिलेगा इसमें वो आप देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, मैनेजमेंट, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाले हैं।
उसके बाद में इन सब के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू मिलेंगे, इन सब के कंप्लीट एमसीक्यू मिलेंगे, इन सब के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे और बाकायदा ये जो हम 100 या फिर 50 क्वेश्चंस करवा रहे हैं ये भी आपको विद डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाली है। ठीक है सर, प्राप्त कैसे होगा? कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करना है? कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना, हमारा कोई ऐप नहीं है मेरे भाई। ठीक है, डायरेक्ट आपको मिलेगा, ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 198 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है 7052547003। अगर आपको ये नंबर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक पेज के लास्ट में जो है आपको ये नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 7052547003। उसमें थोड़ा सा जो 3 है ना, वो 3 थोड़ा सा ढक गया है। ठीक है, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको जो है क्या करना है, अपने स्क्रीनशॉट को सेंड कर देना, पेमेंट के स्क्रीनशॉट को। जैसे ही पेमेंट के स्क्रीनशॉट को इस व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर करेंगे, इसी नंबर से आपको तुरंत की तुरंत प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी। टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेना, लगभग सभी के मोबाइल में होता है, फ्री में डाउनलोड हो जाता है प्ले स्टोर से। ठीक है, सबके मोबाइल में टेलीग्राम होता है ना। तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक आपको सीधे टेलीग्राम चैनल पर लेकर के जाएगी, जो हमारा ग्रुप रहेगा। और ग्रुप को आपको ऑप्शन आएगा ज्वाइन चैनल, ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद में आपको एक तरफ से सारी पीडीएफ दिखने लगेंगी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, लास्ट में आपको लेआउट भी दिखा देंगे किस तरह से हमारा ग्रुप दिखाई देता है। वहां पर आपको मैनेजमेंट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इन सब के नाम से जो है हमने बना रखा है सेक्शन। जिस भी सेक्शन को आपको पढ़ना, उस पर क्लिक करेंगे, आपको उसी सब्जेक्ट के सारे पीडीएफ दिखने लगेंगी। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई? तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना, साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर पेमेंट करके आप नोट्स ग्रुप से जुड़ जाइए। ये जो है पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप अभी आपके लिए उपलब्ध है मात्र 198 रुपए में। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। इसी में क्विज वगैरह सब कुछ करवाएंगे। एमपीआरईओ वालों के लिए बता दें, जो एमपीआरईओ वाले हैं उनको उनके सीसेट और एग्रीकल्चर दोनों के नोट्स मात्र 199 रुपए में मिल रहे हैं। इसी तरह से उनका भी ग्रुप बना हुआ है। 199 रुपए पे करके एमपीआरईओ वाले एग्रीकल्चर, कृषि के और सीसेट के दोनों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यानी कि यहां पर आपको एक ईडियम दिया गया, इसकी मीनिंग आपको बताना है। ईडियम क्या है? कह रहे हैं बटरफ्लाई इन द स्टोमक, यानी कि पेट में तितलियां उमड़ना। अब बताइए ये किसका अर्थ निकाल रहा है? बीइंग हंग्री, क्या आप भूखे हैं तो पेट में तितली उमड़ रही हैं? नहीं, ये तो होता है पेट में चूहे कूदना। अगर भूखे होते हैं तो पेट में चूहे कूदते हैं, तितलियां नहीं उमड़ती हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। बीइंग नर्वस, क्या आप नर्वस हैं? बीइंग एक्साइटेड, क्या आप एक्साइटेड है? तो ये भी नहीं होगा। बीइंग एंग्री, ये भी नहीं होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा बीइंग नर्वस। जब कोई नर्वस होता है, आप पहली बार स्टेज पर चढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पेट में तितलियां कूद रही हों, यानी पेट में तितलियां उड़ रही हों। ठीक है, तो वहीं से ये इडियम बनाया कि बटरफ्लाई इन द स्टमक, यानी कि पेट के अंदर तितलियां उड़ना। इसको हम कहते हैं जब हम नर्वस होते हैं तो हमारे साथ में ऐसी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इडियम बटरफ्लाई इन द स्टमक का अर्थ होता है बहुत अधिक घबराहट या बेचैनी होना। ठीक है, अतः विकल्प ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाँ, अभी सही दिख रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन वर्ड। यानी कि ये जो वर्ड दिया गया है इसका उल्टा आपसे पूछ रहे हैं कि इसका अपोजिट कहाँ पर है, इसका अपोजिट आपको जो है फाइंड आउट करना है। बताइए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यूबिक्विटस का अपोजिट क्या होगा? बताइए चैलेंजिंग, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल या फिर रेयर, क्या होगा? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूबिक्विटस का अर्थ क्या होता है। तो यूबिक्विटस का अर्थ होता है जो सर्वव्यापी, यानी कि हर जगह जो हो उसको हम कहते हैं यूबिक्विटस। अब यूबिक्विटस का उल्टा क्या हो जाएगा? जो कहीं पर भी ना हो, और कहीं पर भी ना होने के लिए हम क्या कहते हैं? रेयर कंडीशन में मिलती है। भैया ये वाली किताब जो है ना वो रेयर कंडीशन मिलती है, यानी कि बहुत ही मुश्किल से कोई चीज अगर कहीं पर मिले तो हम उसको क्या कहते हैं? रेयर कंडीशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहां पर पूरा दिया गया है। देखिए तो देखिए यूबिक्विटस का अर्थ होता है सर्वव्यापी या जो हर जगह मौजूद हो। इसका विलोम अपोजिट क्या हो जाएगा? रेयर, जिसका अर्थ होता है दुर्लभ या जो आसानी से ना मिल सके, उसे हम रेयर कहते हैं, उसे हम दुर्लभ कहते हैं। यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहे हैं? फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन ब्लैंक, यानी फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। क्या है? देखिए प्रोटेस्टर्स वर एक्सिक्यूट, जेल्ड और डैश प्री सिक्योर्ड। बताइए क्या हो जाएगा इसमें? इसमें ये कह रहा है कि भाई जो प्रोटेस्टर थे ना उनको या तो फांसी पर चढ़ा दिया गया, या जेल में डाल दिया गया, या फिर अन्यथा क्या कर दिया गया? उनको विभिन्न तरीकों से पीड़ित किया गया। अब बताइए इस फिल इन द ब्लैंक में आप क्या भरने वाले हैं? वेन भरेंगे, अवे भरेंगे, एवब भरेंगे, फिर अदरवाइज भरेंगे? बताइए क्या भरेंगे इसमें? प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अदरवाइज भरेंगे। अदरवाइज का अर्थ होता है अन्यथा,
यानी कि जितने भी प्रोटेस्टर थे, यानी जो लोग भी आंदोलन कर रहे थे, उनको या तो क्या कर दिया गया, या तो फांसी दे दी गई, या तो जेल में डाल दिया गया। अन्यथा अगर फांसी नहीं दी, जेल नहीं डाला, तो फिर क्या किया, अन्यथा क्या किया, अन्यथा उनको जो है परसिक्यूटेड कर दिया, यानी कि बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, बुरी तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। तो ये ध्यान रखना, आपको परसिक्यूटेड का अर्थ होता है बुरी तरह से प्रताड़ित करना। ठीक है, यहां पर पूरा सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज का यहां पर प्रयोग किया जाएगा। वाक्य का संदर्भ है कि प्रदर्शनकारियों को या तो फांसी दी गई, जेल में डाला गया, अन्यथा, अन्यथा के लिए हम क्या करते हैं, अन्यथा के लिए अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। अन्यथा सताया गया, उन्हें बुरी तरह से सताया गया। अदरवाइज का प्रयोग यहां अन्य तीनों से हुए उत्पीड़न को दर्शाने के लिए बिल्कुल सही बैठता है। तो उत्पीड़न के बारे में यहां पर बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अदरवाइज का हम यहां पर यूज कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहे हैं, देखिए ये भी आपका एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे प्रश्न जो है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ सेंटेंस में हैव एन एरर, यानी कि ये जो पूरा आपको एक लाइन दी गई, एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें एक पार्ट गलत है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन से पार्ट में जो है गलत दिया गया है, और उसी को फाइंड आउट करके इसमें 4 ऑप्शन में से आपको चुन करके बताना है। बताइए। वी आर होपिंग, हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे, फॉर द स्ट्रॉन्गर फास्टेस्ट कॉर्नल मास इजेक्शन द सन कैन प्रोड्यूस, यानी कि जो सन सबसे ज्यादा मास एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी अभी तक स्ट्रॉन्गर और फास्टेस्ट, बहुत ज्यादा बहुत तेज जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसका हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे। अब बताइए यहां पर कौन सी चीज गलत लिखी हुई है, सबसे अच्छी बात की जा रही है ना, बताइए कहां पर गलती है। वी आर होपिंग में गलती है, फॉर द स्ट्रॉन्गर में गलती है, कॉर्नल मास इजेक्शन में गलती है, या फिर कैन प्रोड्यूस में गलती है, कहां पर गलती है आप बताइए फाइंड आउट करके। चलें आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर द स्ट्रॉन्गर में गलती है। फॉर द स्ट्रॉन्गर में गलती क्यों है, उसका एक रीजन है भाई। यहां पर क्या क्या कह रहा है, फास्टेस्ट कॉर्नल मास इजेक्शन, यानी कि सबसे ज्यादा जो मास इजेक्शन हो रहा था, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा इजेक्ट हो रही थी, सबसे ज्यादा ऊर्जा जो निकल रही थी, तो सबसे ज्यादा के लिए मेरे भाई किसका प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं ना मेरे भाई। तो दा के बाद में हमको क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट लगाना पड़ेगा, ना कि स्ट्रॉन्गर लगाना पड़ेगा। तो गलती कहां पर है, द स्ट्रॉन्गर में गलती है। दा तो लगा हुआ, यहीं से आपको फाइंड आउट कर लेना था कि दा के बाद में हमें क्या चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। तो स्ट्रॉन्गर की जगह पर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, ईएसटी आप लगा देंगे। ठीक है, यहां पर आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि आगे फास्टेस्ट लगा हुआ है भाई, उसके आगे भी फास्टेस्ट है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और सूर्य द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले सबसे मजबूत प्रभाव की बात की जा रही है, यानी कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी उसकी बात की जा रही है। अतः द स्ट्रॉन्गर की जगह द स्ट्रॉन्गेस्ट का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए जो प्रॉब्लम है वो कहां पर है, पार्ट नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही तो पूछा था कि कौन सी गलत है। तो पार्ट नंबर बी जो है वो आपका यहां पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या है, कह रहे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। अब देखो ये सीधे सीधे पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहे कि नीचे आपको एक वाक्य दिया गया है, वो या तो एक्टिव में है या पैसिव में है। पहले तो ये फाइंड आउट कीजिए कि एक्टिव में है कि पैसिव में है, फिर जब आपको मिल जाए तो फिर उसको सही करके लिखना है। जैसे अगर ये एक्टिव में है तो इसका पैसिव बनाकर लिखो, अगर ये पैसिव में तो इसका एक्टिव बनाकर लिखो। चलें पढ़ें। देखिए कह रहे हैं कि द स्क्विरल वाज हिट बाय द बाइसिकल, यानी कि वो जो गिलहरी थी ना, उसको बाइसिकल के द्वारा टक्कर मारी गई। अब बताइए इसका, ये तो कंफर्म हो गया कि बाई लगा हुआ, यानी कि ये पैसिव में है। ठीक है, बाई लगा है तो पैसिव में है, तो इसका एक्टिव क्या होगा ये बताइए आप। अच्छा, पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव का नियम आपको पता होना चाहिए। हमने जो सुपर सिलेक्शन नोट्स इंग्लिश के दिए उसमें पहला चैप्टर यही है, सुपरलेटिव डिग्री वगैरह, और ये जो है एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि जो पास्ट वाला होता है ना, पास्ट वाला अगर ये पैसिव में है तो इसका एक्टिव क्या होगा, इसका एक्टिव जो हो जाएगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, अब यही आपको फाइंड आउट करना कि पास्ट इंडेफिनिट में इनमें से कौन सा लिखा हुआ है। चलिए देख लीजिए इनमें से कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। चारों को आप पढ़ लीजिए, चारों ऑप्शन को पढ़िए चारों ऑप्शन को। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है, द बाइसिकल हिट द स्क्विरल, क्या ये होगा। द बाइसिकल हैज कहां से लग रहा है भैया, पास्ट इंडेफिनिट में हैज तो लगता नहीं, कट गया। हैड भी नहीं लगता, कट गया। हैड भी नहीं लगता, कट गया। तीनों ऑप्शन अपने आप ही कट गए हैं, क्योंकि हम तो पास्ट इंडेफिनिट देख रहे थे, तो वो केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सीधे आप सहायक क्रिया से भी फाइंड आउट कर सकते थे भाई, वाज है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए और कुछ आनी नहीं चाहिए, सहायक क्रिया और कुछ आएगी नहीं। यहाँ पर हैज लगा था, ये कटा, ये हैड कटा, ये हैड कटा, तीनों कट गए, ऑप्शन नंबर 1 बचा। हिट का
इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होता है, हिट हिट हिट, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। यहाँ पर आप पूरा रूल पढ़ सकते हैं और इनके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक है। और अगर आपने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं, वहाँ पर जो इंग्लिश की थ्योरी नोट्स डली हुई है, वहाँ पर भी एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स हमने आपको बताए हैं। चलिए 8 नंबर पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, यानी कि अब आपको ये एक्टिव में दिया है और आपको पैसिव में चेंज करना है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहले ये देख लो, डिड यू सी द प्ले, यानी कि क्या तुम जो वो लोग खेल रहे हैं, क्या तुम उस प्ले को देख रहे हो, क्या तुम उस खेल को देख रहे हो, ये आपसे पूछ रहे थे। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, ये एक्टिव में है, ठीक है। इसको आपको पैसिव में चेंज करना है और क्योंकि डिड लगा हुआ यानी कि ये तो भाई क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो पैसिव में भी बदलना और पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क में बदलना है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि कौन से टेंस की बात की जा रही है। सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट चेंज किस में होता है सर, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो बस हमको वाजबर ढूंढना है, पास्ट कंटिन्यूअस बताना है हमको। चलो देख लेते हैं कहाँ पर। यहाँ पर तो हेड लगा है तो ये तो अपने आप ही कट जाएगा। यहाँ पर इज लगा है, इज नहीं लगेगा, ये कट जाएगा। हमको तो वाजबर ढूंढना है। यहाँ पर भी हेड लगा, ये भी कट जाएगा। वाज वाला केवल और केवल एक बचा जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक नियम पढ़ लिया है कि एक्टिव में कोई सहायक क्रिया पैसिव में क्या बन जाती है, ये नियम अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, ये नियम अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको सारे ऑप्शन आराम से कट जाएंगे और आपका आंसर आपके सामने निकल करके आ जाएगा। बाकी जो नियम है वो आप यहां पर देख सकते हैं। पूरा स्ट्रक्चर हमने यहां पर आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, 4 अल्टरनेटिव दिए गए। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम एंड फ्रेज, यानी कि ईडियम फ्रेज आपको दिया गया है और इसकी सही मीनिंग कौन सी है ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए चारों को पढ़ लीजिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना सही से। ये देखिए ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए, फिर बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन दिया है भैया एट वंस बैक कॉल, बैक एंड कॉल, यानी कि एट वंस बैक एंड कॉल, इसका अर्थ होता है कि एक बार किसी ने बुला लिया ना तो तुम तुरंत पहुंच जाओगे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं एट वंस बैक एंड कॉल, यानी कि जैसे किसी ने बुलाया कि शुक्ला जी, आप शुक्ला जी तुरंत पहुंच गए, तो इसी को कहते हैं। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी इस ईडियम का अर्थ यहाँ पर कौन सा जो है आपको ऑप्शन दे रहा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें से, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू बी ऑलवेज एट वंस सर्विस, यानी कि हमेशा दूसरे की सर्विस के लिए हमेशा उपस्थित रहना। जैसे किसी ने बुलाया तुरंत पहुंच गए, तो इसको हम कहते हैं एट वंस बैक एंड कॉल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड को भी बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये पूरा चैप्टर करा दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये आपका है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड दैट गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड, यानी कि ये आपको एक लाइन दी गई है, ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसको पूरा पढ़ना है, उसके बाद में इसका आंसर एक शब्द में देना है। चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं द फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज इन ए स्मॉल स्पेस और रूम एंड अनेबल टू एस्केप, यानी कि इसमें ये बता रहे हैं कि आपको एक ऐसी चीज़ से डर लगता है, कैसी चीज़ से, एक छोटे रूम से डर लगता है, उसमें बंद होने से डर लगता है, एक स्मॉल स्पेस यानी छोटे स्थान पर रहने से डर लगता है, जिसमें यह डर लगे कि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस प्रकार के डर को हम क्या कहते हैं, कुल मिलाकर छोटी जगहों पर रहने वाले डर को हम क्या कहते हैं, एमनेसिया कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं, या फिर क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं, या फिर जीनोफोबिया कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको हम क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन आप यहां पर देखिए, छोटी या बंद जगहों यानी कि स्मॉल स्पेसेस में फंस जाने या वहां से ना निकल पाने के डर को हम क्या कहते हैं, क्लास्ट्रोफोबिया कहा जाता है। बाकी एमनीसिया की बात करें तो एमनीसिया होता है भूलने की बीमारी, कोई चीज़ अगर भूल जाते हो तो एमनीसिया कहते हैं। अब ये मत सोचना कि सर हम कोई भी मीनिंग को याद करते हैं तो भूल जाते हैं तो हमें एमनीसिया तो नहीं है, अरे भैया वो एमनीसिया नहीं है, ठीक है। पढ़ाई की बात अलग होती है, पढ़ाई में भूलने का अर्थ होता है आपने सही से प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। सही से प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगी। अब इसको एमनीसिया नहीं कहेंगे, एमनीसिया का मतलब होता है अपना नाम ही भूल जाना, है ना, किसी पुरानी बात को भूल जाना, तो वो एमनीसिया कहलाती है, ठीक है। ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी का अर्थ होता है आपने बहुत ज़्यादा खाना खा करके एकदम मोटापा धारण कर लिया है, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं, ठीक है। जीनोफोबिया क्या होता है, अजनबियों या फिर विदेशियों से जो डर होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीनोफोबिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, 11 नंबर पर चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, यानी कि ये आपको पैसिव में दिया गया है और आपको एक्टिव बताना है। यहाँ पर तो खुद ही बोल दिया कि एक्टिव फॉर्म आपको फाइंड आउट करना है। वैसे अगर नहीं भी बताते तो भी आप पता लगा सकते थे कि बाई लगा हुआ यानी कि ये पैसिव में है और हमें इसका एक्टिव में चेंज करना है। क्या है पहले पढ़ के देखते हैं। देखिए द मटेरियल हैड बीन डेवलप फ्रॉम द
कोर क्रिएशन नैरेटिव बाय द राइटर, यानी कि ये जो मटेरियल है वो कोर कलेक्शन के द्वारा, राइटर के कोर कलेक्शन के द्वारा बनाया गया है। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये देखना हैड बीन लगा हुआ है। अब ये पैसिव है, पैसिव में अगर हैड बीन लगा हुआ है तो इसका एक्टिव क्या होगा, एक्टिव में सर बीन हटा देते हैं, केवल बीन हटा दीजिए, वही आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखो होता क्या है, कोई भी चीज अगर हेड के साथ में ऐसे दिया होता, द मटेरियल हैड बीन डेवलप्ड, ठीक है, द मटेरियल हैड डेवलप्ड, अगर ऐसा दिया होता फिर आपसे कहते इसका पैसिव बनाइए, तो आप हेड के साथ में केवल बीन लगा देते तो पैसिव बन जाता। अब इसी बीन को हटा करके आप एक्टिव में भी तो पहुंच सकते हैं। तो देखो कौन से ऑप्शन में बीन नहीं लगा हुआ है, वही आपका आंसर होगा, सहायक क्रिया हेड ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो वाज लगा है, ये कट जाएगा, यहाँ पर वाज है, ये कट जाएगा, यहाँ पर हैज है तो कट जाएगा, हमको केवल हेड चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बच रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द राइटर हैड डेवलप्ड द मटेरियल फ्रॉम द कोर क्रिएशन नैरेटिव। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगर आप केवल सहायक क्रिया पहचानना सीख जाते हैं तो एक्टिव पैसिव तो आपके लिए चुटकियों का खेल है मेरे भाई। ठीक है, बाकी नियम की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में दिया गया है। ठीक है, अब इसको एक्टिव में बदलना है तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो हैड बीन प्लस भी3 दिया हुआ है, इसे एक्टिव में बदलने के लिए हैड प्लस भी3 का प्रयोग होगा, इसलिए सही वाक्य हो जाएगा द राइटर हैड डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है ना, यानी केवल बीन हटा दीजिए, अपने आप वो एक्टिव में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको याद होने चाहिए अगर आप एक्टिव पैसिव पर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं। तो चले आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न है देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिविंग ईडियम, यानी कि आपको ईडियम दिया गया है, आपको सही सही मीनिंग बताना है। कह रहे हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड, यानी कि जो आपके काम हैं वो आपके शब्दों से ज़्यादा असर करते हैं। यही होना भी चाहिए हमारे विद्यार्थी जीवन में। ऐसा नहीं कि प्री निकल गया तो बड़ी खुशी हो रहा है कि बस प्री निकलते ही अरे मैं तो IAS बन गया, प्री निकल गया मेरा, अरे भैया अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है ना। तो जैसे अगर किसी का एग्जाम निकल गया और फिजिकल वाला एग्जाम है तो भाई फिजिकल के लिए तैयार रहो। जैसे अभी जेल पैरी का रिजल्ट आया है, लोगों का निकल गया, कुछ लोग तो मिठाई बांट रहे हैं, अरे भैया अभी तो फिजिकल है ना। तो एक्शन मत करो, जो आप मतलब कि आप शब्दों के द्वारा मत बोलो, वो करके दिखाओ, है ना। तो वही यहाँ पर बोला गया है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, यानी कि जो आपके काम होते हैं वो शब्दों से ज़्यादा तेजी से बोलते हैं। अभी आप केवल आप मेहनत करो, यही आपका एक्शन है। जब सफलता मिल जाएगी तो लोग अपने आप पहचान जाएंगे, लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप जान जाएंगे कि उसका सिलेक्शन हो गया, पटवारी बन गया है, या फिर वो प्रबंधक बन गया, वो या फिर वो मंडी उप निरीक्षक, मंडी इंस्पेक्टर बन गया है। ठीक है मेरे भाई, तो अब यही पूछ रहे हैं आपका कि इसमें से कौन से 4 ऐसे ऑप्शन हैं जो इस बात को सही सही बता रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या कह रहा है, व्हाट यू डू इज मोर इंपोर्टेंट देन व्हाट यू से, यानी कि जो तुम कर रहे हो मोर इंपोर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, दैट व्हाट यू से, यानी जो तुम कह रहे हो उससे ज्यादा। ठीक है, तो यही तो ये भी कह रहा था कि जो आप कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कहने से ज्यादा। तो ये इसको बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए सॉल्यूशन आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन मेक द गिवन सेंटेंस ग्रामेटिकली। मतलब वही है कि आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से एक यहाँ पर भरना है जो इसको बिल्कुल सही सही एग्जीक्यूट कर रहा हो। कह रहे हैं डैश यू लुक एट इट इट्स स्टिल ए मेस। ठीक है, तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या भरेंगे, एवर भरेंगे, सिंपल भरेंगे, डायरेक्ट भरेंगे, हाउ एवर भरेंगे, क्या भरेंगे मेरे भाई। चारों ऑप्शन ये रहे आपके सामने। आइए प्रश्न का आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको हाउ एवर भरना पड़ेगा। हाउ एवर क्यों भरेंगे, यहाँ पर देखिए, तो ये हाउ एवर यू लुक इट एक प्रचलित वाक्यांश, ये पूरा वाक्यांश होता है। ठीक है, ये पूरा एक वाक्यांश होता है। यहाँ पर यू लुक इट अगर लिखा हुआ है, लुक एट इट लिखा हुआ है, तो इसके आगे हमेशा हाउ एवर ही लगेगा। ये कुछ नियम हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और आपके एग्जाम में ऐसे ही नियम पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं जो पेयर में रहते हैं, और ऐसे ही एडजेक्टिव एडवर्ब भी पूछे जाते हैं। तो ये पूरा एक सेंटेंस होता है हाउ एवर यू लुक एट इट। ठीक है, तो एक प्रचलित वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है आप इसे किसी भी नजरिए या फिर तरीके से देखें। यह वाक्य को व्याकरणीय और अर्थपूर्ण तरीके से सही बनाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हाउ एवर हमेशा लगेगा यू लुक एट इट के साथ में, ये नियम होता है, इसी को याद रखना है। इसी पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। भाई आपसे पूछ रहे हैं भाई इसमें से कौन सी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चलो जल्दी से देख करके बताइए। करेक्टली पूछ रहे हैं, यानी कौन सी बिल्कुल सही लिखी हुई है, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एथिस्ट जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एथिस्ट की स्पेलिंग ATHEIST ही होती है, बाकी तीनों गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी तीनों क्या सही होगा वो भी हमने आपको जो है डिटेल सॉल्यूशन में बता दिया है। देखिए
तो एथिस्ट जिसका अर्थ नास्तिक होता है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। अन्य 3 शब्दों की सही स्पेलिंग क्या होगी वो आप लोग देख लीजिए। जो एड्रेस होता है, एड्रेस की स्पेलिंग ADDRESS होती है, इसलिए एड्रेस आपका गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद डेलिटनेट का क्या होता है, DELETANATE लिखी है, जबकि डेलिटनेट की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है DILETTANTE होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल टी लगाना पड़ेगा, इसलिए ये गलत हो गया। एमेच्योर की बात कर लेते हैं। एमेच्योर की AMATUER लिखा है, जबकि होती क्या AMATEUR होती है। ठीक है, ये तीनों स्पेलिंग भी आपको साथ साथ में याद करते चलना है। हो सकता है आज आपसे एथिस्ट की पूछी गई है, अगली बार जो है डेलिटनेट की सही दे दें, बाकी तीनों गलत दे दें। तो अगर हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं तो चारों ऑप्शन आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, चलो 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर क्या कह रहे हैं, देखिए वन वर्ड है क्या है, हाँ ये वन वर्ड ही है शायद, देखो छोटा कर दें अभी सही दिखेगा। देखिए क्या द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि जूलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ना सिखाती है या फिर कीड़ों मकोड़ों के अध्ययन से संबंधित है, उसे हम क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। वन वर्ड आपसे पूछा गया, बताइए क्या कहेंगे। इकोलॉजी कहेंगे, एंटोमोलॉजी कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी कहेंगे या फिर फिजियोलॉजी कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे भाई, बताइए क्या हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा, इसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं भाई। इंसेक्ट को क्या कहते हैं, एंटोम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका एंटोमोलॉजी हो जाएगा। आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए तो कीट पतंगों इंसेक्ट के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसकी स्पेलिंग भी कई बार पूछी जाती है, तो स्पेलिंग ध्यान रखना, ENTOMOLOGY होती है। एंटोमोलॉजी की कई बार ये स्पेलिंग एरर में भी पूछ लेते हैं, है ना, करेक्टली स्पेल्ड में भी पूछ लेते हैं। चलिए ये देखिए फिर से आ गया आपका क्या, एक्टिव और पैसिव। अब इसको आप आराम से फाइंड आउट करना, फिर हमको बताना। ठीक है, चलो पढ़ करके देखते हैं क्या कह रहे हैं। वही बोला गया, बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये एक्टिव में है या फिर ये पैसिव में लिखा हुआ है। जब ये आपको पता चल जाए तो फिर आपको उसको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं। कह रहे हैं हिज ब्रदर कॉमा हु लिव इन वाशिंगटन, उसका भाई जो वाशिंगटन में रहता है, ठीक है, हैज रिटन ए लेटर टू मी, उसके भाई ने मेरे लिए एक लेटर लिखा है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि ये क्या है, ये तो सर एक्टिव वॉइस है, क्यों, क्योंकि इसमें बाई नहीं लगा हुआ है, यानी एक्टिव है, पैसिव में चेंज करना है। अब हम फिर से वही काम करेंगे, कौन सा वाला, हैज बीन देखेंगे। यहाँ पर हैज है, इसको चेंज करते हैं तो हैज बीन में चेंज करते हैं। अब देखो हैज बीन वाला कौन सा है, बिना हैज बीन वाला कौन सा है। यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हैज बीन है, ये हो सकता है, अभी बता नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर वाज है तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर विल है तो ये भी कट जाएगा। अब देखो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब इसमें इन दोनों में डिफरेंस देखो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पर भी हैव बीन है, हैज बीन है, और यहाँ पर भी हैज बीन है, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ए लेटर से शुरुआत हो रही है और यहाँ पर आई से शुरुआत हो रही है। तो हम जानते हैं मेरे भाई, अगर हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो ये जो कर्म होता है ना, ऑब्जेक्ट, यही तो जाकर कर्ता बन जाता है। तो यहाँ पर जो कर्ता बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा कर्ता बन जाएगा, यानी कि ए लेटर से शुरुआत होनी चाहिए। और ए लेटर से हमारा कौन सा शुरुआत हो रहा है, ए लेटर से ऑप्शन नंबर ए की शुरुआत हो रही है, जिसमें ए लेटर भी लगा हुआ है और हैज बीन भी लगा हुआ है। दोनों हमको चाहिए था, पहले हमने हैज देखा तो हमें बीन लगाना पड़ेगा, बिना बीन वाले सारे काट दिए। अब बीन लगे हुए कौन से मिल गए, 2 मिल गए हमको। अब इन दोनों में फाइंड आउट करना था कौन सा होगा, तो हम जानते हैं भाई ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेटर है, सब्जेक्ट लेटर बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस तरह से हमारा सही हो जा रहा था। ठीक है, आगे समझ में, तो बस एक नियम फॉलो कर लो आप, बहुत अच्छे से आप क्या कर लो, केवल उसकी सहायक क्रिया और किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, बस इतना पढ़ लो, आपका एक्टिव पैसिव आसानी से हो जाएगा। बाकी पूरा नियम यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, कह रहे हैं रितु सेड, रितु ने कहा आई कांट वेट टू गेट रीड डैश द अगली ओल्ड कोच, यानी कि मैं और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ, मुझे छुटकारा चाहिए इस अगली ओल्ड कोच से, यानी कि ये जो पुराना बेकार सोफा रखा हुआ है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। अब गेट रीड के साथ में क्या लगाते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो आपको कई बार आपने सुना होगा गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का अर्थ होता है छुटकारा पाना, किसी से छुटकारा पाना, मुझे इससे छुटकारा पाना है। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मुझे बेरोजगारी से छुटकारा पाना है। बताओ कौन कौन चाहता है बेरोजगारी से छुटकारा पाना। यहाँ पर जितने व्यक्ति पढ़ रहे हैं वो सारे यही इसीलिए पढ़ रहे हैं कि बेरोजगारी से गेट रिड ऑफ हो जाए, यानी बेरोजगारी हमसे दूर हो जाए। ठीक है, कौन कौन चाहता है, कमेंट में यस लिख दो, है ना, बताओ यस लिख दो कि सर हम चाहते हैं कि बेरोजगारी हमसे दूर हो जाए, बेरोजगारी जो है हम अपने पास में नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आई कांट वेट टू गेट रीड ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट, मैं बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता इस बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए। तो गेट रीड के साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन कुछ ऐसे होते हैं जो पेयर में आते हैं और यही वाले आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये सॉल्यूशन पूरा है, आप देख सकते हैं, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना गेट रिड ऑफ कहलाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने मित्र से छुटकारा पाना चाह रहे होंगे, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी मित्री से छुटकारा पाना चाह रहे होंगे, है ना, तो उन सब के लिए गेट रिड ऑफ का हम प्रयोग करेंगे। चलो
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिविंग। अब सीधे अपन चलते क्या कह रहा है, फ्रेज इन द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में आपको एक फ्रेज दिया गया, इसको आपको क्या करना है, इसी को कन्वर्ट करना है, यानी इसके स्थान पर कौन सा शब्द आएगा ये आपको बताना है, और अगर ये सही लिखा है तो नो इंप्रूवमेंट कर देना, ठीक है। यानी आपको फ्रेजल इंप्रूवमेंट करने की बात कही गई है। कह रहे हैं डिमोनेटाइजेशन हैज हिट द ब्लैक मनी, यानी कि डिमोनेटाइजेशन ने ब्लैक मनी पर हिट कर दिया, यानी कि तेजी से प्रवाह मतलब कि चोट कर दी, ठीक है। होर्डर्स हार्ड हु हैड नो चॉइस बट टू गिव इट अप, यानी कि जो ऐसे होर्डर्स थे जिन लोगों ने क्या किया था, ब्लैक मनी को इकट्ठा करके रखा था, उनके पास में कोई चॉइस नहीं बची किसके सिवाय गिव इट अप के, यानी कि गिव इट करने के। गिव इट का मतलब क्या होता है, मतलब कि समर्पण कर देना, कि जितने भी काले धन वाले लोग थे, जिन लोगों ने काले धन छुपा कर रखे थे, डिमोनेटाइजेशन ने उन पर क्या किया, तेजी से प्रहार किया, हिट कर दिया, और आखिर में उनके पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय गिव अप करने के, ठीक है। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। इस कोष्टक में जो हैज हिट लिखा हुआ है, इसके स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हैड आएगा, हिट आएगा, हैव हिट आएगा, नो इंप्रूवमेंट, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। यहाँ पर हिट आएगा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट पे बनेगा, ठीक है ना। क्यों बनेगा, कहना कि डिमोनेटाइजेशन ने हिट कर दिया, या ये हिट कर दिया, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर सही आंसर होगा, और हिट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिट का क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों एक समान होता है। यहाँ पर देखिए देखो वाक्य का जो दूसरा भाग है ना, हैड नो चॉइस, हैड नो चॉइस है, जो ये दर्शा रहा कि पूरी घटना क्या है, पास्ट की है, और अगर पूरी घटना पास्ट की है तो आगे वाला भी पास्ट में होना चाहिए। और हैज हिट की जगह पर अगर हम पास्ट में चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इस हैज को हटा दीजिए, अब यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, ठीक है। तो पहले भाग में भी में प्रेजेंट परफेक्ट हैज हिट की बजाय सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था। अभी यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगा रखा था हैज हिट, लेकिन जब आगे वाला पास्ट में है तो ये भी तो पास्ट में ही होगा, तो आप क्या करेंगे, हैज हटा देंगे तो ये पूरा का पूरा पास्ट में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 कह रहे हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन एक्टिव पैसिव, ठीक है भाई, एक्टिव पैसिव वाली बात यहाँ पर की जा रही है। बताइए, लेट द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड द फेट ऑफ माइग्रेंट वर्कर, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको माइग्रेंट वर्कर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। माइग्रेंट वर्कर का मतलब क्या होता है कि भाई बिहार से नौकरी करने मुंबई जा रहे हैं, ठीक है, हरियाणा से नौकरी करने दिल्ली जा रहे हैं, तो ये जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं इनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। बताइए, अच्छा लेट का नियम पढ़ा है, लेट का ये पहली बात तो एक्टिव में दिया है, क्योंकि बाई नहीं लगा है तो एक्टिव में दिया है, लेकिन लेट का जब हम पैसिव बनाते हैं ना तो इसके साथ में बी का प्रयोग करते हैं, लेट में केवल बी जोड़ दीजिए। अब देखो कौन से में बी लगा है और कौन से में बी नहीं लगा है। देखो लेट द फेस माइग्रेंट वर्कर बी, यानी इसमें बी लगा है तो ये हो सकता है, बाकी इसमें हैव लगा है तो ये कट जाएगा, ठीक है। कुड भी लगा है तो कुड नहीं होना चाहिए भैया, अगर लेट के साथ में कुड नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, तो ये भी आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या लिखा है, शुड हैव लिखा है, तो शुड की भी यहाँ पर कोई बात नहीं की जा रही है, यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही केवल आंसर हो जाएगा। केवल हमको बी लगाना रहेगा और कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। लेट द फेट ऑफ माइग्रेंट वर्कर बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ईडी तो लगाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेट के साथ में केवल बी लगा देंगे और डिसाइड का डिसाइडेड कर देंगे, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। बाई तो लगाना ही पड़ेगा, बाई के द्वारा ही तो हम पैसिव बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेट का पैसिव बनाते समय हमेशा लेट के साथ में बी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ें, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई। चलिए चलिए अगला क्या कह रहे हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया है, आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं इन द बिलो क्वेश्चन, यानी कि नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट। अब यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात की जा रही है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सिलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस इन द सेम सेंटेंस। मतलब ये आपसे ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आपको लाइन दी गई है ये या तो डायरेक्ट स्पीच में है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में है। आपको ये पहले फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में है, फिर उसके बाद में इसको कन्वर्ट करके लिखना है। चलो अब बताओ इसको पढ़ करके कि यहाँ पर क्या दिया गया है, बताइए। कह रहे हैं कि ओ दैट अ वंडरफुल आइडिया, ओ ये तो बहुत अच्छा वंडरफुल आइडिया है। सेड द बॉय ग्रेसफुली, यानी कि जो लड़का था उसने खुश होते हुए ये कहा ओ दैट वाज द वंडरफुल आइडिया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो ये आपका दिया गया है डायरेक्ट में, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब इनडायरेक्ट में अगर कोई अच्छी खुशी वाली बात कही जाती है तो इसको खुशी व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटफुली का प्रयोग कर देते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन है, देखिए इस चारों में तो ग्रेटफुली लगा हुआ है, तो फिर परिवर्तन कहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि भाई पास्ट वाला देखो, पास्ट में है ना, दैट वंडरफुल आइडिया सैड बॉय ग्रेटफुली, यानी कि लड़के ने मुस्कुराते हुए खुशी से कहा कि दैट इज अ वंडरफुल आइडिया, यानी कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब ये जो दैट्स है ना, ये दैट्स ध्यान रखना, ये दैट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, THAT और S। इस दैट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इस दैट्स का फुल फॉर्म होता है दैट इज, THAT और इज,
ठीक है, दैट इज लिखा हुआ है ये। अब जैसे ही आपने इसको डिकोड किया, यानी कि ये दैट इज लिखा हुआ है, तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस में चेंज होता है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, यानी कि इस इज के स्थान पर वाज का प्रयोग करेंगे। अब देखो इसको फाइंड आउट करने में लोगों के पसीने छूट जाएंगे। क्यों छूट जाएंगे? अगर किसी को ये नहीं पता होगा कि दैट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर पता है कि दैट्स का फुल फॉर्म दैट इज होता है तो आप निकाल लोगे, और अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो फिर यहाँ पर फंस जाओगे। तो अब इज हमको पता चला यहाँ पर इज लगा हुआ है, इज किस में चेंज होगा, वाज में चेंज होगा। अब देखो कहाँ पर वाज लगा हो वही अपना आंसर होगा। पहले हम कह रहे हैं यहाँ पर इज लगा हुआ है, इज नहीं सर हमको तो वाज चाहिए, कट जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी इज लगा है, देखो इज कैसे लगा है भाई, दैट्स लिखा हुआ है, ये भी इज लगा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर वाज लगा हुआ है ये सही हो सकता है, और यहाँ पर भी वाज लगा हुआ है ये सही हो सकता है, यानी कि इन दोनों में से एक सही हो जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो कि डिफरेंस क्या है। तो देखो द बॉय ग्रेटफुली सेड दैट वाज अ वंडरफुल आइडिया, ये सही है। या फिर द बॉय ग्रेटफुली सेड दैट वाज अ वंडरफुल आइडिया, देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखो अंतर क्या है, यहाँ पर 2 बार दैट का प्रयोग किया है और यहाँ पर 1 बार दैट का प्रयोग किया है। तो सर सही कौन सा होगा मेरे भाई? सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 बार दैट का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? एक तो दैट आएगा वो क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है भाई। डायरेक्ट को अगर इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दैट के द्वारा हम उसको जोड़ते हैं, तो एक तो ये जोड़ने वाला दैट आ जाएगा, और एक दैट ऑलरेडी दिया गया है इसमें, देखो दैट्स लिखा हुआ है तो ये दैट ऑलरेडी दिया गया है, तो 2 दैट का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा लोग मान लीजिए ये 2 ऑप्शन काट भी देंगे, लेकिन इन दोनों में जब फंसेंगे ना तो इसी को सही करेंगे। क्यों सही करेंगे? कहेंगे 2 बार दैट का प्रयोग थोड़ी करेंगे। अरे भैया एक दैट तो जोड़ने के लिए आ रहा है और एक दैट ऑलरेडी दिया हुआ है, इस वजह से जो है यहाँ पर डबल दैट का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये जो दैट है वो कनेक्टर के रूप में प्रयोग में किया गया, इसलिए 2 दैट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए अगला देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि बेस्ट मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रेज, यानी कि ईडियम फ्रेज आपको दिया गया, ईडियम फ्रेज के बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि गेटिंग बैड रिव्यूज ऑन माई फूड वाज अ बिटर पिल टू सोलो बट इट मेड मी बेटर सेफ, यानी कि ये जो रिव्यू आए हैं, बेकार रिव्यू आए हैं हमारे खाने के बारे में, जो खाना मैंने बनाया उसके बारे में जो गलत रिव्यू आए हैं, ए बिटर पिल टू सोलो, यानी कि एक ऐसी दवाई है जो मुश्किल से निगली जा सकती है। भाई पिल का अर्थ क्या होता है? पिल का अर्थ होता है जो दवाई है ना, कहते नहीं भाई ये पिल खा लो, मतलब कि वो दवाइयों की टिकिया बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हैं दवाई की टिकिया। ठीक है, तो टू सोलो, सोलो का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज को निगलना। तो ये एक ऐसी दवाई है, कड़वी दवाई है जो निगली नहीं जा सकती। भाई बिटर का अर्थ क्या होता है? बिटर का अर्थ होता है कड़वा। ठीक है, तो इस साथ साथ में आपको एक एक मीनिंग का भी अर्थ पता चल जा रहा है ना। हम प्रयास यही करते हैं एक एक मीनिंग का भी अर्थ आपको हिंदी में बता सकें, जिससे कि आपको इंग्लिश से डर ना लगे मेरे भाई। एमपी के ज्यादातर लोगों को इंग्लिश से डर लगता है क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर होती है अपन लोगों की। ठीक है ना, तो इसीलिए एक एक शब्द का अर्थ आपको बता रहे हैं। भाई बिटर का अर्थ होता है कड़वी, पिल का अर्थ होता है दवाई की टिकिया, सोलो का अर्थ होता है निगलना। यानी कि ये जो मेरी रिव्यू आ रहा है, गलत रिव्यू आ रहा है मेरे खाने के बारे में, ये बहुत ही मुश्किल है निगलने में, यानी कि हम इसको पचा नहीं पाएंगे। बट इट मेड मी ए बेटर शेफ, यानी कि लेकिन ये जो रिव्यू है वो मुझको एक बेटर, एक बहुत ही अच्छा शेफ बना सकते हैं, खाना बनाने वाला बना सकते हैं। अब बताओ इसको हम किससे चेंज करेंगे? इसके स्थान पर क्या लगा सकते हैं? डिसगस्टिंग लगा सकते हैं, अनप्लीजेंट टू सेंस ऑफ स्मेल लगा सकते हैं, फिर अनप्लीजेंटली रियलिटी लगा सकते हैं, या फिर अनट्रूथफुल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं इसके स्थान पर? चलो आंसर देखते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनप्लीजेंट रियलिटी है, यानी कि ये कड़वी सच्चाई है और जिसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, यही तो ये कह रहा था कि एक ऐसी दवाई जो पी नहीं जा सकती है, यानी कि यहाँ पर ये कड़वी सच्चाई के बारे में बता रहे थे। तो अनप्लीजेंट रियलिटी हो जाएगी, यानी कि ना खुश करने वाली रियलिटी हो जाएगी, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। चलें 22 नंबर पर चलते हैं। बताइए 22 नंबर क्या दिया हुआ है? चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर कह रहे हैं, देखिए, ही हैड बीन सोल्ड इनटू स्लेवरी एंड वाज स्टिल वर्किंग अमॉन्ग ए गैंग ऑफ लेबर ऑन द फार्म इन गॉल। अब आपको बताना कि इसमें हम ये जो कोष्टक में दिया गया है, इस कोष्टक में दिए गए शब्द को हम चेंज करें या नहीं चेंज करें, ये आपको बताना है। देखिए हैड बीन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हम किससे चेंज करेंगे? और अगर चेंज नहीं करना है तो भी आपको नो इम्प्रूवमेंट पर जो है लगाना पड़ेगा। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? बताइए। तो देखिए ये जो आपका सोल्ड इनटू है ना, ये सोल्ड इनटू स्लेवरी, ये एक पूरा वाक्यांश होता है। ठीक है, इसको हम सीधे सीधे ऐसे ही लिखते हैं, सोल्ड इनटू स्लेवरी, ऐसे ही सेम टू सेम लिखते हैं।
तो यहाँ पर ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देने गए हो, पैसा खर्च करके गए हो तो भाई इंप्रूवमेंट करके ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि नो इंप्रूवमेंट हो, कोई इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं हो। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये हैडबिन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये जो पूरा है ना सोल्ड इनटू स्लेवरी, ये हमेशा एक साथ में ही आता है। और आपसे हमने पहले भी कहा है कि ईएसबी जो पूछता है वो स्पेशल नियम वाले को ज़्यादा पूछता है। ऐसे प्रीपोजिशन जो हमेशा ग्रुप में आते हैं, ठीक है, ऐसे एक्टिव पैसिव वॉइस जो हमेशा ग्रुप में आते हैं, ऐसे इडियम्स फ्रेज जो हमेशा ग्रुप में आते हैं, वही आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि सोल्ड इनटू स्लेवरी ग्रुप में आएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए तो सोल्ड इनटू स्लेवरी अंग्रेजी भाषा का एकदम सटीक और प्रचलित वाक्यांश है, यानी ये फुल फॉर्म है, ये फ्रेज है अपने आप में, इसको तोड़ नहीं सकते हैं। स्लेवरी के साथ में हमेशा सोल्ड इनटू का ही प्रयोग करेंगे, तोड़ने की आवश्यकता है नहीं। जिसका अर्थ होता किसी को गुलाम बना करके बेच देना, ठीक है, यानी कि सोल्ड इनटू स्लेवरी का अर्थ होता किसी को गुलाम बनाया और उसको बेच दिया। इसमें व्याकरण की कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी सुधार की आवश्यकता नहीं है। नो इंप्रूवमेंट आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 इन द बिलो क्वेश्चन। अब सीधे अपन ये देखें क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट वाला बात यहाँ पर भी की जा रही है। बताइए यहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। द वुमेन ऑफ द कॉलोनी टुक इट बाई टर्न्स टू वॉच बाई हिज साइड। अब बताइए यहाँ पर ये जो कोष्टक में दिया गया है, इसको हम किससे इंप्रूवमेंट इसका कर सकते हैं, किससे हम इसको बदल सकते हैं, ये आपको बताना है। बताइए। तो देखिए ऑफ टर्न करेंगे, इन टर्न करेंगे, नो इंप्रूवमेंट करेंगे या फिर इन टर्निंग करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी बाई नहीं लगता है, ये हमेशा इन टर्न लगता है, ठीक है। तो ये जो टर्न्स होता है ना, ये टर्न्स अपने साथ में हमेशा इन का प्रयोग लेकर के चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी स्पेशल नियम है, यानी कि ये भी पेयर वाला प्रीपोजिशन आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, इन टर्न्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में टेक इट इन टर्न्स या फिर टेक टर्न्स एक प्रचलित इडियम मुहावरा है। तो ये एक इडियम और मुहावरा है जिसमें आपको ऑलरेडी इन टर्न्स ही लगाना पड़ेगा, यानी कि ये होता है टुक इट इन टर्न्स या फिर टेक इट इन टर्न्स, ये अपने आप में एक पूरा मुहावरा होता है, ठीक है। इस वजह से आपको यहाँ पर इनका प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसका अर्थ क्या होता है वो भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जिसका अर्थ होता है कि बारी बारी से कोई काम करना, यानी तुम्हारी बारी आ गई तो तुम इस काम को कर लो, तुम्हारी बारी आ गई तो तुम इस काम को कर लो। अतः जो कोष्टक में बाई टर्न दिया गया है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इन टर्न्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कभी भी टुक लिखा हो, है ना, या फिर टेक लिखा हो और आगे टर्न्स लिखा हो तो बीच में आपको इन ही भरना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये टेक इन टू टर्न्स होता है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ें। चलिए 24 नंबर पर चलते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है, कह रहे हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, ठीक है, विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्रेज। यानी यहाँ पर भी आपको जो है फ्रेज को सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोला गया, यानी कि इस पूरे के जगह पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। बताइए। समवन हु इज इररिस्पॉन्सिबल और इनइफेक्टिव, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदार ना हो या फिर जिस पर कोई असर ना पड़ता हो। इनइफेक्टिव यानी जिस पर कोई असर ही ना पड़ता हो, उसको हम क्या कहते हैं। बताइए। ट्रेटर कहते हैं, हर्मिट कहते हैं, या फिर क्वाड्रेजेरियन कहते हैं, या फिर फेकलेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको हम फेकलेस कहते हैं। देखिए फेकलेस का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति यानी जो गैर जिम्मेदार है, लापरवाह है, प्रभावहीन है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फेकलेस। बाकी के अर्थ भी आपको बता देते हैं मेरे भाई। देखिए ट्रेटर का अर्थ क्या होता है, ट्रेटर का अर्थ होता है देशद्रोही या गद्दार, जो भी देशद्रोही होता है गद्दार होता है उसे हम ट्रेटर कहते हैं। हर्मिट का अर्थ क्या होता है, हर्मिट का अर्थ होता है सन्यासी या फिर एकांतवासी, ठीक है। उसके बाद में क्वाड्रेजेनेरियन का क्या अर्थ होता है, 40 से 49 वर्ष तक की आयु का जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेजेनेरियन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो अपनी चौथे वाली स्टेज में पहुंच चुका है 40 से 49 तक। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज आ जाती है कौन सी, मतलब कि आपकी 100 वाली जो एज आ जाती है उसे हम लास्ट वाली कहते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर डी फेकलेस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें। ये हो जाएगा क्वाड जनरेशन कह सकते हैं इसको, है ना, क्वाड्री जनरेशन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एकदम लास्ट पढ़ के देखो। कह रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। बताइए। कह रहे लेट अस गो फॉर अ वॉक सैड जॉन, यानी कि जॉन ने कहा चलो एक वॉक पर चलते हैं। बताइए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये फिर से क्या है, लेट से चेंज किया गया है। बताइए इसका क्या हो जाएगा, आप जल्दी से बताइए। हम अभी 1 मिनट में आते हैं पानी पी के, आप इसको आराम से देख करके जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए क्या होगा इसका। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो लेट दिया गया है, लेट अस गो फॉर अ वॉक। जब भी लेट आपको दिया गया हो और इसको आपको अगर इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो ध्यान रखना इसके साथ में सजेस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। लेट के साथ में सजेस्ट का प्रयोग करेंगे और इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। जैसा दिया गया फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो, सेकंड फॉर्म तो सेकंड फॉर्म लगा दो। चलो तो अगर हम सजेस्ट की बात करते हैं तो भाई हर जगह देखो सजेस्ट लिखा हुआ है, सजेस्ट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। सजेस्टेड का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखो
अब यहाँ पर अंतर कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर वी शुड लिखा हुआ है, तो शुड वुड लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा है वैसे का वैसे लिखेंगे। अगर गो लिखा है तो गो ही लिखेंगे, शुड लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ए कट जाएगा। जॉन सजेस्टेड दैट वी वेंट, वेंट नहीं भैया, फर्स्ट फॉर्म दिया तो फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, जॉन सजेस्ट दैट वी शुड, इसमें भी शुड वेंट लिखा है तो ये भी कट जाएगा, केवल एक बचेगा, ऑप्शन नंबर सी, जॉन सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक, ठीक है। तो ये सीधे सीधे लिख देंगे, गो फॉर अ वॉक लिखा हुआ तो गो फॉर अ वॉक ही लिखेंगे, यानी लेट के साथ में इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं, लेटर से शुरू होने वाले वाक्यों में जिसमें प्रस्ताव या फिर सुझाव दिया गया हो, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड में बदल दिया जाता है, और जैसा दिया गया है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, कोई भी डिफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। चलिए 26 नंबर पर चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है, कह रहे हैं पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, गिवन सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्स्चुअली करेक्ट, यानी कि आपको ये बताना है कि ये करेक्ट कैसे हो सकता है, इसमें फिल इन द ब्लैंक में कुछ ऐसा भर दो कि ये पूरा का पूरा सही हो जाए। पहले पढ़ के देखते हैं। अनीता एंजॉयड द पीस एंड सी वॉक डैश द फॉरेस्ट, यानी कि अनीता एक पीस को एंजॉय करना चाहती है, यानी कि शांति चाहती है यानी अनीता, और इसलिए वो कहाँ जाती है, वॉक द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाती है। अब क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे, थ्रू लगाएंगे, फॉर लगाएंगे या फिर ऑफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे मेरे भाई, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर वॉक थ्रू द फॉरेस्ट होता है भाई, कहते नहीं कि ये जो प्रकाश है वो मतलब कि विंडो के थ्रू अंदर आ रहा है, तो कोई भी चीज़ अगर अंदर आ रही हो या फिर चल करके अंदर आ रही हो तो वहाँ पर हम थ्रू का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी घिरी हुई त्रिआयामी यानी 3D जैसे कि जंगल हो गया, सुरंग हो गया, खिड़की हो गई, भील हो गई, एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुजरने की बात होती है तो प्रीपोजिशन के रूप में थ्रू का प्रयोग करते हैं। वही वो कह रहा कि वो शांति चाहती है, इसलिए वो क्या कर रही है कि जंगल से होकर के जाना चाहती है, एक शांत स्थान से होकर जाना चाहती है, और जंगल में बहुत शांति होती है तो जंगल से होकर के जाना चाहती है, तो थ्रू द फॉरेस्ट का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ें। अगला क्या है, अगला कह रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, यानी कि यहाँ पर एक ग्रुप मतलब शब्दों का एक वो दिया गया है, वर्ड का समूह दिया गया है, आपको वन वर्ड पूछा गया है, वन वर्ड बताना है। एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचाई या फिर बहुत हाइट वाली चीज़ों से जिसको डर लगता है उसको हम क्या कहेंगे, बताइए। एग्रोफोबिया कहेंगे, सीरोफोबिया कहेंगे, एक्रोफोबिया कहेंगे, या फिर एग्राफोबिया कहेंगे, क्या कहेंगे भैया बताओ। एगोराफोबिया, सॉरी एगोराफोबिया, क्या कहेंगे बताइए। चलिए आंसर देखें, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हम एक्रोफोबिया कहते हैं, यानी कि जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ऊंचाई, हाइट से डर लगने वाले या फिर अत्यधिक तर्कहीन डर को हम क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया कहते हैं। एग्रोफोबिया क्या होता है, तो काम करने का डर होता है, एर्गोफोबिया, ठीक है। साइनोफोबिया क्या होता है, कुत्तों से डर को हम साइनोफोबिया कहते हैं। एगोराफोबिया क्या होता है, खुली या भीड़ भाड़ वाली स्थानों या जगहों से लगने वाले डर को हम क्या कहते हैं, एगोराफोबिया कहते हैं। तीनों के बारे में आपको बता दिया ना, तो चारों के मीनिंग आपको क्लियर हो गए। आगे अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 28 पर चलते हैं, जो टाइम बहुत लग रहा है, 46 मिनट हो गए हैं, अभी आप आधे पर पहुंच पाए हैं। थोड़ा आप स्पीड को इंप्रूव करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी वही है, ब्रैकेट में एक शब्द दिया गया, इसको आपको चेंज करना, यानी कि फ्रेजल वर्ब के बारे में पूछा गया है, ब्रैकेट में आपको चेंज करना है ब्रैकेट को। चलिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द स्पेस एंड द सन, यानी कि अगर हम स्पेस और सन के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, यानी कि एक नए तथ्य के बारे में, तो फिर क्या होगा, इज अंडरस्टूड लिखा हुआ है, हाउ इमेंटेड गैसेज बिहेव व्हेन दे आर क्लोज टू सन, यानी कि जो गैसेज होती हैं वो इमेंटेड जो गैसें होती हैं वो अगर सन के पास पहुंचती हैं तो कैसा बिहेव करती हैं, इसके बारे में हमको एक्सप्लोर करना है। तो अभी इज अंडरस्टूड के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं। अंडरस्टैंड्स लगाएंगे, वाज अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे, इज टू अंडरस्टैंड लगाएंगे, या फिर नो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर इज टू अंडरस्टैंड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है, और जब भी कभी स्पेस की बात होती है फिर कोई ऐसी बात होती है जो हमेशा सत्य हो, उसके लिए बेयर इन्फिनिटिव मतलब कि 2+V1 का प्रयोग करते हैं। 2+V1 का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर इज टू अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इज टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ में क्या होता है, टू के साथ में V1 का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लाइट की प्रॉब्लम हो रही है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या ना लाइट डिम हो जा रही है तो बार बार कट हो जा रहा है ना। चलिए,
कह रहे द पेशेंट वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल डैश द बेड वाज नीडेड बाय अदर पीपल, यानी कि ये जो पेशेंट है इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। क्यों डिस्चार्ज कर दिया गया? क्योंकि द बेड वाज नीडेड बाय अदर पीपल, यानी कि ये जो बेड है उसकी एक अन्य जो पीपल है उसको बेड की आवश्यकता थी, इसलिए इस जो पेशेंट था उसको क्या कर दिया गया? डिस्चार्ज कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? आप यहाँ पर पढ़ करके ही देख रहे हैं, क्योंकि का सेंस आ रहा है। क्योंकि दूसरे व्यक्ति को बेड की आवश्यकता थी, और क्योंकि का सेंस कौन देता है? बिकॉज देता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिकॉज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? देखो, इन द फॉलो, यही वही बात है यहाँ पर, मतलब कोष्टक चेंज करना, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, क्या करेंगे बताइए। नो बडी इन यूरोप एट दैट टाइम न्यू मच अबाउट दिस मैटर, यानी कि यूरोप का कोई भी व्यक्ति इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता है। तो दिस मैटर को अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए? चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा? तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट होगा। नो इम्प्रूवमेंट क्यों होगा वो आइए आपको बता देते हैं। देखो, मैटर एक सिंगुलर अनकाउंटेबल जो है नाउन है, जिसके साथ सिंगुलर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस का प्रयोग बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ में दिस का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए 31 नंबर पर चलते हैं। 31 कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो करेक्ट लिखा हुआ है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनआरसी जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ANARCHY। बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। बाकी सारे की क्या स्पेलिंग हो जाएगी वो आप देख सकते हैं। एग्रेशन की स्पेलिंग AGGRESSION होती है, जिसका अर्थ आक्रामकता होता है, ठीक है। एसेनेशन की क्या स्पेलिंग होती है? तो एसेसिनेशन की स्पेलिंग होती है ASSANATION, जिसका अर्थ होता है हत्या करना, ठीक है। एपीरियंस की स्पेलिंग क्या होती है? APPEARANCE होती है। तो ये तीनों की हमने स्पेलिंग भी सही बता दी है, और चौथा तो ऑलरेडी सही लिखा हुआ था। चारों शब्दों को आपको पढ़ लेना है। तो देखने में आपको ये 50 क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में लगभग 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन है उसके भी हम आपको आंसर बताते चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट में दिया हुआ है उसको इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। क्या है? ही सेड दैट इट वाज डेफिनेटली नॉट अ गुड वे टू मार्केट द प्रोडक्ट, यानी कि उसने ये कहा कि ये सच में बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, मतलब कि मार्केट द प्रोडक्ट, गुड वे टू मार्केट द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को मार्क करने का ये जो है सच में कोई अच्छा रास्ता नहीं है। तो बताइए इसको आप किसके साथ में चेंज करेंगे? ये 4 ऑप्शन आपके सामने जो है दिए गए हैं, बताइए। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही सेड इट इज डेफिनेटली नॉट अ गुड वे टू मार्क द प्रोडक्ट, यानी कि उसने कहा कि ये सच में एक सही रास्ता नहीं है प्रोडक्ट को मार्क करने का, ठीक है। देखो वाज है, अब वाज में अगर हम उल्टा चलते तो आपको शुरू में बताया था, अगर इज एम आर है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है तो अपन वाजवर में जाएंगे। अगर वाजवर है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाना है तो अपन क्या करेंगे? इज एम आर लगा देंगे। यहाँ पर वाजवर दिख रहा था, अब आपको इज एम आर ढूंढना था। इज एम आर के लिए ऑप्शन नंबर ए में ही इज दिया गया है, बाकी इसमें हैज नॉट है ये कट जाएगा, विल नॉट है ये कट जाएगा, वाज है ये भी कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर बचेगा। आगे बढ़ते हैं। ये इनडायरेक्ट में दिया था, डायरेक्ट में हमको चेंज करना था, तो ये आपको नियम पता होना चाहिए। चलिए अगर आप PQRS का प्रश्न है क्या कह रहे हैं आइए देख लेते हैं। देखिए PQRS जानते हो ना, अलग अलग तोड़ करके दिए रहते हैं, पैराजंबल भी कहते हैं इनको हम, तोड़ करके दिया रहता है, एक में आपको जो है जोड़ करके बनाना रहता है। चलिए कह रहे हैं एक नंबर डला है, क्या कह रहे हैं? योर फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है। अब PQRS, P में दिया एंड पर्सनल लाइफ, Q में दिया इज इंपॉर्टेंट इनफ, R में दिया टू मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस, और S में दिया इन योर प्रोफेशनल, और 2 नंबर दिया इन वेरियस वे। यानी कि पहला सेंटेंस आपको दिया और अंतिम सेंटेंस आपको दिया है, बीच वाले को अरेंज करना है, ठीक है। अब बीच वाले को अरेंज करने का प्रयास कीजिए। देखो इसमें सबसे पहले जोड़ने का काम करो, योर फिजिकल अपीयरेंस। अब इसके साथ में क्या आएगा? इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में साइक्रिया आनी चाहिए, तभी तो ये जुड़ेगा कि आपका फिजिकल अपीयरेंस, ये हमको सब्जेक्ट मिल गया। अब इसको साइक्रिया चाहिए। साइक्रिया कहाँ पर है? तो साइक्रिया इज लगी हुई है, यानी कि शुरुआत तो Q से होगी, तो बिना Q वाले काट दो, यानी कि एक ही कटेगा, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा, डी तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद में R और S और P बचे हैं, 3 बचे हैं, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं कि इन योर प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ, तो ये तो पेयर बन रहा है, यानी कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि S के बाद में P ही लगना चाहिए। अब ये देखो कहाँ पर S के साथ में P लगा है और Q से शुरुआत हुई है, तो Q से तीनों की शुरुआत हुई है, लेकिन S के तुरंत बाद में P कहाँ पर आया है? तो इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें आया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। QRSP होगा, पहले Q आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा, फिर P आएगा। फाइनली क्या बन जाएगा? फाइनली बनेगा योर फिजिकल अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट इनफ,
ठीक है, यानी कि क्यू आर, अब क्यू के बाद में अब आर आ जाएगा। टू मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इन वेरियस वे। ये आपका पूरा पूरा बन जाएगा। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद में हमें साइक्रिया ही जोड़ना पड़ेगा, यानी शुरुआत साइक्रिया से ही होगी, तो साइक्रिया हमने जोड़ दिया। फिर हमने देखा एंड शब्द लगा हुआ है, यानी कि एंड तो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, यानी इसके पहले भी उसके बारे में कुछ बताया होगा और उसके बाद में भी उसी की किसी आदत के बारे में बताया होगा। तो पहले उसने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया था, फिर उसके मतलब पहले प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया था, फिर पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है, यानी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया गया होगा। तो वही एंड हमने यहाँ पर पकड़ लिया था और हमारा आंसर निकल गया था। ठीक है, चलो 34 नंबर पर चलते हैं। देखिए 34 नंबर क्या है, ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए बोला गया है। प्लीज डिलीवर दिस लेटर टू मी, प्लीज डिलीवर दिस लेटर फॉर मी, जॉडी सेड टू रोहन। जॉडी ने रोहन से कहा कि ये लेटर जो है वो मुझको डिलीवर कर दो। ठीक है, अब बताइए, देखो जहाँ पर भी प्लीज शब्द आ जाए तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड टू लगना अनिवार्य होता है। कहाँ कहाँ पर रिक्वेस्टेड टू लगा है वो देख लो। तो रिक्वेस्टेड लगा है, रिक्वेस्टेड लगा है, रिक्वेस्ट, सब में रिक्वेस्टेड लगा है, यानी कि इससे तो हमारा जो है बात नहीं बन पा रही है। चलो अब आगे और देखते हैं। तो भाई यहाँ पर फॉर मी नहीं टू मी का प्रयोग करना चाहिए, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, और दो बार प्लीज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, एक बार प्लीज का प्रयोग होगा, उसके बाद में रिक्वेस्टेड टू अगर आ गया तो फिर प्लीज का दोबारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलो अब देख लेते हैं कहाँ पर क्या रहा है। देखो इसमें तो डबल प्लीज आ रहा है, भाई पहले भी प्लीज दिया यानी रिक्वेस्ट लगा दिया फिर प्लीज लगा दिया, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जॉडी रिक्वेस्टेड रोहन टू डिलीवर दैट लेटर फॉर हर, हर के लिए कहा गया है कि मी के लिए कहा गया है ना। तो आइए सीधे आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉडी रिक्वेस्टेड टू रोहन टू डिलीवर दैट लेटर फॉर हर, यानी कि जॉडी ने रिक्वेस्ट किया था कि ये लेटर जो है उसको दे दिया जाए। किसको? सामने वाला कोई जो है वो होगी, क्या कहते हैं, लड़की होगी। ठीक है, देखिए प्लीज ये दर्शाता है कि एक इंपरेटिव सेंटेंस यानी अनुरोध है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जहां पर भी प्लीज लगा मिल जाए तो सेड टू को रिक्वेस्टेड टू में बदल देंगे। ठीक है, और प्लीज हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर दोबारा प्लीज लगा हुआ था इसलिए ये वाला गलत हो गया था। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू का प्रयोग करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। पहले इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद में टू का प्रयोग करेंगे, तो टू का प्रयोग तो चारों में था। ठीक है, फिर अलग कहाँ से हुआ? ठीक है, ये हो गया टू का प्रयोग। इसके अलावा दिस को दैट में बदलते हैं, तो दिस लिखा हुआ था दिस को दैट में बदल दो। देखो दैट यहाँ पर बदला, ये तो दिस ही हो गया, ये कट जाएगा। ठीक है, ये भी दैट में बदला, ये भी दैट में बदला है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मी को सब्जेक्ट जॉडी के अनुसार हर में बदल दिया जाएगा, यानी ये जो जॉडी है ना, ये जॉडी क्या है? ये जॉडी एक स्त्री है। ठीक है ना, तो स्त्री की वजह से जो है ये हर में बदल जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस नियम को फॉलो करते हुए ये आंसर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए 35 नंबर देखते हैं। चलो 35 नंबर कह रहा है प्रिया वाज लुकिंग वेरी डैश एट द पार्टी लास्ट नाइट। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। प्रिया जो है लुकिंग मतलब प्रिया बहुत अच्छी दिख रही थी पार्टी नाइट में। बताइए क्या भरेंगे यहाँ पर? ग्लैमरस भरेंगे, परफेक्टली भरेंगे, क्वाइटली भरेंगे, नाइसली भरेंगे। तो प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ग्लैमरस हो जाएगा, क्योंकि जब भी लड़कियों की खूबसूरती की बात की जाती है तो ग्लैमरस लगाया जाता है। ठीक है, और लड़कों की बात की जाती है तो हैंडसम लगाया जाता है। प्रिया एक लड़की इसलिए यहाँ पर ग्लैमरस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्लैमरस का अर्थ आकर्षक या फिर मोहक होता है। चलिए 36 नंबर देखिए, 36 क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट दिया गया, आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। कह रहे हैं आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू हु द स्ट्रेंज वुमेन वाज, यानी कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि वो जो वुमेन खड़ी हुई थी, स्ट्रेंज वुमेन थी, वो कौन थी? इसके बारे में आपको बताना है। क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो देखो हम यहाँ पर देख रहे हैं वाज लगा हुआ है। सर वाज यानी कि वाज अगर इनडायरेक्ट में वाज लगा है तो डायरेक्ट में तो ये सर प्रेजेंट में जाएगा। प्रेजेंट में जाएगा यानी कि तो प्रेजेंट में जाने के लिए क्या क्या लगाएंगे अपन? प्रेजेंट में जाने के लिए हमें डू डज देखना होगा। कहीं पर डू लगा हुआ है, डज लगा हुआ है और इज एम आर देखना पड़ेगा। बताइए कहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है? यानी कि जो प्रेजेंट वाली चीज़ है, मतलब जो पास्ट वाली चीज़ है वाज में लगा हुआ है, वो हमेशा किस में? प्रेजेंट में चेंज हो जाएगी। और प्रेजेंट में भी चेंज किस में होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। भाई पास्ट कंटिन्यूअस अगर हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले हम इज का प्रयोग देखते हैं कि इज कहाँ कहाँ पर दिया गया है। देखो यहाँ पर वाज दिया है तो ये कट जाएगा। इन दोनों में इज दिया, इनमें से कोई एक हो सकता है। यहाँ पर वाज दिया तो ये भी कट जाएगा। अब बताइए इसमें से क्या होगा? डू यू नो हु द स्ट्रेंज वुमेन इज, ये होगा, या फिर डिड यू नो हु द स्ट्रेंज वुमेन इज, ये हो जाएगा। तो प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डू यू नो हु द स्ट्रेंज वुमेन इज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बी सही आंसर क्यों हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में पहले तो ये फाइंड आउट हो गया कि इनडायरेक्ट स्पीच में है क्योंकि वाज लगा हुआ है। डायरेक्ट में चेंज करना है तो हमने इज ढूंढा। बदलते समय आस्क को सेड टू बदल देंगे, इफ हटेगा और वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस जो न्यू है इसको सिंपल प्रेजेंट डू यू नो में चेंज कर देंगे। भाई जो सिंपल पास्ट था ना, यहाँ पर देखो कहाँ पर दिया गया है न्यू। न्यू क्या दर्शा रहा है? न्यू ये बता रहा है कि ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किसका होता है? सिंपल पास्ट का होता है। सिंपल पास्ट इसमें डबल काम चल रहा है, एक तो सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है, ठीक है, एक पास्ट इंडेफिनिट दिया इसको बदलना है, और एक आपका पास्ट कंटिन्यूअस दिया इसको भी बदलना है। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे करेंगे, यानी कि पास्ट की जो क्रिया होगी वो डू डज में चेंज हो जाएगी, और पास्ट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, यानी कि वाज वर अगर दिया गया है तो ये किस में चेंज हो जाएगी? इजेएमआर में चेंज हो जाएगी। तो यही हमने देखा कि हमने इजेएमआर पहले ढूंढा तो दो में हमें इजेएमआर मिल गया इन दोनों में, लेकिन हमको ये भी तो देखना था कि ये न्यू दिया गया है सेकंड फॉर्म, यानी कि अब हमें पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया क्या होती है? प्रश्नवाचक के लिए डू और डज होती है, हमको डू फाइंड आउट करना था, तो डू के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, 37 नंबर देखो। 37 नंबर कह रहे हैं सिलेक्ट द मीनिंग गिवन ईडियम। ईडियम दिया गया, आपको सही मीनिंग बताना है। सूट समवन टू अ टी, यानी कि किसी पर एक टी, इसका अर्थ ये होता है किसी पर कोई चीज़ बहुत अच्छी सूट कर रही हो, ठीक है, तो उसके लिए हम सूट समवन एट टी का प्रयोग करते हैं कि कोई चीज़ आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। अब बताइए इन चारों में से ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुक वेरी गुड ऑन योर फेस, यानी कि कोई भी चीज़ अगर किसी के ऊपर बहुत अच्छी लगती है तो हम उसको कहते हैं सूट समवन टू अ टी, यानी कि आपके चेहरे पर ये बहुत अच्छी सूट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और 59 एक घंटा हो गया, अभी 38 पर पहुंचे, अभी 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं मेरे भाई, है ना। इंग्लिश में टाइम इसीलिए लगता है, हिंदी में टाइम नहीं लगता। इंग्लिश में आपको एक एक शब्द का अर्थ बताना पड़ता है। अब देखो कल हमने हिंदी के 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करवा दिए थे, आज इसके 50 क्वेश्चन भी 1 घंटे में नहीं हो पाए। यही मैथ रीजनिंग के साथ में होता है, ठीक है। कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि ये आपका पैसिव में दिया, इसको एक्टिव में चेंज करना है। अब तुरंत देखो वाज दिया गया है ना। अब वाज अगर चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए वाज किस में चेंज होगा? एक्टिव पैसिव में अगर हम चेंज करते हैं तो वाज को हम किस में चेंज करते हैं? बताइए। तो हम जानते हैं भाई अगर कोई चीज़ पैसिव में दी गई है और अगर वो वाज लगा हुआ है तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। भाई डायरेक्ट इंडायरेक्ट में उल्टा होता है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन एक्टिव पैसिव में जस्ट पहले वाले से होता है। अगर कोई चीज़ पास्ट कंटिन्यूअस दी है तो जस्ट पहले क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसमें चेंज होगा। यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढना है हमको और कुछ नहीं ढूंढना है। चलो देख लेते हैं। द गवर्नमेंट क्रिटिसाइज द फर्म फॉर इट्स प्राइवेसी पॉलिसी, क्या ये होगा? वाज लगा है तो ये तो हट जाएगा, वाज वाला हट जाएगा, ठीक है। और देखो और कहीं पर हटा सकते, हेड लगा है तो हेड वाला भी हट जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पर दी गई वो देख लो। तो यहाँ पर देखो क्या दिया? क्रिटिसाइज दिया, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल सी में दी गई, तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में हमने चेंज कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर डी। कह रहे हैं थेफ्ट द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स प्लेस्ड इन वंस ट्रस्ट टू बिलोंगिंग वंस एम्प्लॉयर। ये क्या है? गिवन, मतलब ये आपका वन वर्ड पूछा गया, ये पूरी लाइन आपको दी गई, इसके लिए एक वर्ड आपको बताना, बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्या होगा इसका आंसर? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? एम्ब्लेजमेंट कहेंगे। एम्ब्लेजमेंट का अर्थ क्या होता है? आइए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए किसी के भरोसे में रखे गए धन या अपने नियोक्ता के धन की चोरी या गबन करने को हम एम्ब्लेजमेंट कहते हैं। यानी आपने कोई धन किसी को दे दिया था रखने के लिए और उसने उसी धन की चोरी कर ली है, वही यहाँ पर कर रहे हैं थेफ्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, यानी कि आपने किसी अपने नियोक्ता को ये फंड दिया गया था। वंस ट्रस्ट यानी कि भरोसा करके उसको दिया गया था। बिलोंगिंग टू वंस एम्प्लॉयर यानी कि अपने एम्प्लॉयर को दिया गया था विश्वास करते हुए, और उसने क्या किया? उसी की चोरी कर ली। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एम्ब्लेजमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देखिए फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। कौन सा यहाँ पर मिसस्पेल्ड लिखा हुआ है, गलत जिसकी मीनिंग लिखी गई है, स्पेलिंग गलत लिखी है, वो कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग क्या होगी वो आइए देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन की जो सही स्पेलिंग होती है वो DES होती है, DIS नहीं होती है, ठीक है। बोलने में लगेगा डिस्क्रिप्शन DIS लिख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन को हम कैसे लिखते हैं? DESCRIPTION लिखते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। अच्छा डिस्क्रिप्शन से याद आया भाई, डिस्क्रिप्शन में आपको एक वो इंस्टाग्राम की लिंक दी गई, टेलीग्राम जो हमारा फ्री चैनल है उसकी लिंक दी गई है, जहां पर हम ये वीडियो की लिंक डालते हैं, और जो इंस्टाग्राम चैनल है उसकी लिंक दी गई है। इंस्टाग्राम सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से है। इस पर क्या होता है? इस पर आपको डेली बेस पर स्टैटिक जीके फोटो फॉर्म में मिलते हैं, है ना, इमेज फॉर्म में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर डेली बेस पर मिलता है। आज की भी करंट अफेयर स्टैटिक जीके हमने इंस्टाग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन 777 पर डाल दी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, डेली डलती है, ठीक है। और कुछ नई नई चीज़ें जो है वो भी फोटो फॉर्म में वहाँ पर डलती हैं, पोस्ट फॉर्म में, तो आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 क्या है?
सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें आपको फाइंड आउट करना कि कौन सा स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सी रॉन्गली यानी कि कौन सी गलत लिखी हुई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लग्जूरियस जो है, लग्जूरियंस जो है ये गलत लिखी हुई है। इसकी स्पेलिंग क्या होगी सही, आइए वो देख लेते हैं। तो देखो लग्जूरियंस की सही स्पेलिंग होती है LUXURIANCE, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्रचुरता या फिर बहुतायत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यही गलत लिखा हुआ है और इसकी सही स्पेलिंग ये होती है जो यहाँ पर दी गई है, आप देख लेना। चलिए 42 नंबर 42 पर चलते हैं। 42 कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम यहाँ पर दिया गया, आपको सही मीनिंग बताना है। आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए पढ़ करके, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो आउट ऑफ द वुड्स का अर्थ होता है खतरे या फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाना। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये बता रहा है कि खतरे या फिर किसी बड़ी मुसीबत से निकल जाना है ना, किसी कठिनाई से बाहर निकल जाना। आउट लिखा हो ना, आउट, आउट का अर्थ होता है निकल जाना, बाहर निकल जाना। आउट ऑफ द वुड्स यानी कि खतरे से बाहर निकल जाना, कौन सा हो जाएगा। नो लॉन्गर इन ट्रबल, नो लॉन्गर यंग, नो लॉन्गर फेमस, नो लॉन्गर साइड, क्या हो जाएगा। तो भाई खतरे से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रबल में फंसे थे आप। ठीक है, ट्रबल मतलब क्या होता है, खतरे में फंसना, और उसी से आप बाहर निकल गए तो नो लॉन्गर इन ट्रबल यानी कि अब आप खतरे से बाहर हैं, इसी को कहते हैं आउट ऑफ द वुड। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। बताइए क्या हो जाएगा। आई लाइक द हाउस बट आई डोंट इमेजिन आई विल लिव देयर डैश। अब बताइए यहाँ पर क्या भरेंगे। मैंने मतलब मैं इस हाउस को पसंद तो करती हूँ बट आई डोंट इमेजिन, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है आई विल लिव देयर। अब यहाँ पर क्या भरेंगे, लिव देयर के बाद में सच लेट देन फॉर एवर। भाई कहीं पर आप रहने की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके मन में एक घर का सपना था कि एक घर हमारा होगा। अब वो घर आपको दिख रहा है पर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सच लेट देन फॉर एवर, यानी मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फॉर एवर बिल्कुल सही हो जाएगा। लिव देयर फॉर एवर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निरंतरता के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहे हैं। लास्ट देखो एकदम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात की गई है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट में दिया गया इनडायरेक्ट में बदलना है, अब इनडायरेक्ट में दिया है डायरेक्ट में बदलना है। देखिए प्रश्न है, MS धोनी सेट टू विराट कोहली। MS धोनी ने विराट कोहली से कहा है, क्रिकेट ही करवा दे रहे हैं यहाँ पर, मैच करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो MS धोनी ने विराट कोहली से कहा, क्या कहा, विल यू डू सम वर्क फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो। तो बताइए क्या होगा। तो देखो विल का हमेशा किस में चेंज होता है, विल हमेशा वुड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो कहाँ पर वुड दिया गया और कहाँ पर वुड नहीं दिया गया है। तो देखो बिना वुड वाला पहले हटा दो, तो बिना वुड वाला ये विल भी दिया गया, ये हट जाएगा। बाकी और कोई हट सकता है क्या, और कोई तो यहाँ पर नहीं हटेगा। ठीक है, चलिए तो ये पहली बात तो इंट्रोगेटिव की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो जो सेट टू दिया गया इसको आस्क में बदल दो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि क्या तुम मेरे लिए कोई काम कर सकते हो। तो जो सेट टू है उसे आस्क में बदलेंगे, तो ये सेट टू आस्क में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आस्क 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 आस्क, ठीक है, चारों में आस्क दिया गया है तो ये भी ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी क्यों सही हो जाएगा वो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि MS धोनी आस्क विराट कोहली, MS धोनी ने विराट कोहली से पूछा वेदर, वेदर या फिर इफ़ के द्वारा हम जो है प्रश्नवाचक जो होता है इनडायरेक्ट उसको डायरेक्ट में कर बदलते हैं, तो वेदर और इफ़ के द्वारा जोड़ते हैं। तो वेदर के साथ में हमने जोड़ दिया, वेदर ही वुड डू सम वर्क फॉर हिम, यानी क्या वो उसके लिए कुछ काम कर सकता है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यह एक इंट्रोगेटिव यानी यस और नो वाला है। सेट टू को आस्क में बदल देंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन वेदर का प्रयोग करेंगे, वेदर या फिर इफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और विल का पास्ट में वुड हो जाएगा तो वुड भी कर दिया है। सेकंड पर्सन यू, ये ऑब्जेक्ट विराट कोहली के अनुसार ही में चेंज हो जाएगा, और फर्स्ट पर्सन मी सब्जेक्ट के अनुसार MS धोनी के अनुसार हिम में बदल जाएगा। ठीक है, जो सेकंड वो दिया गया है सब्जेक्ट मी दिया गया है वो हिम में बदल जाएगा, क्योंकि MS धोनी एक क्या है पुरुष है तो हिम में बदलेगा, अगर कोई स्त्री होती तो हर में बदलता। ठीक है, और विराट कोहली जो है वो ही में बदल जाएगा, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 45 पर चलिए देखिए, 45 पर आर यू गेटिंग डैश अबाउट योर हॉलीडे, यानी कि क्या तुम अपने हॉलीडे के लिए डैश हो। क्या होते हैं हॉलीडे के लिए, फेमसली होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, स्टूपिड होते हैं, फेयरली होते हैं। तो अपने हॉलीडे के लिए क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आर यू एक्साइटेड फॉर योर हॉलीडे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। 46 पर चलते हैं। 46 क्या है, कह रहे हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 लेटर चूज द वन वर्ड मोस्ट अपोजिट, यानी अपोजिट पूछा गया है। बताइए एमेलियोरेट का अपोजिट क्या हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एमेलियोरेट का अपोजिट क्या होगा बताइए, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि एमोलिएट का अर्थ क्या होता है। एमोलिएट का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को कम कर देना। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एग्रीवेट। एग्रीवेट का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना।
ठीक है, यानी किसी झगड़ा वगड़ा हो रहा हो तो उस मैटर को बढ़ावा दे दे तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीवेट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए एमेलियोरेट का अर्थ होता है किसी बुरी स्थिति को सुधारना या बेहतर बनाना। ठीक है, इसका विलोम एग्रीवेट हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि स्थिति को और अधिक बिगाड़ना या फिर बदतर कर देना, है ना, किसी भी चीज़ को और बढ़ावा दे देना। अब कोई चीज़ बिगड़ रही थी उसको और ज़्यादा बिगाड़ देना, यानी कि बिगाड़ना या फिर बदतर कर देना, तो ये आपका एग्रीवेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नहीं एग्रीवेट द मैटर, यानी कि आग में घी डालना। आग में घी डालने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्रीवेट द मैटर। आग जल रही थी, तुमने घी डाल दिया, यानी मैटर को और भी ज़्यादा बेकार कर दिया। 47 देखते हैं, 47 क्या कह रहा है। कह रहे हैं द मैकेनिक इज रिपेयरिंग माई कार। क्या कह रहे हैं, पैसिव बदलना है। करेक्ट पैसिव फॉर्म में आपको चेंज करना है। भाई इज दिया गया है, इज का पैसिव क्या होता है, इज के बाद में केवल बीइंग लगा दीजिए, इसका पैसिव बन जाएगा। अब देखो इज बीइंग कहाँ पर लिखा गया है, तो देखो यहाँ पर इज बीइंग है सही, यहाँ पर हैज बीन गलत, वाज बीइंग गलत, विल भी गलत, केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इज बीइंग ऑप्शन नंबर ए, माई कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 48 देखिए, 48 में कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर यानी लिथार्जिक दिया गया, लिथार्जिक का सिनोनिम आपको बताना है। लिथार्जिक का अर्थ होता है कोई भी आलसी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति को हम लिथार्जिक व्यक्ति कहते हैं। अब आलसी का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनर्जेटिक, लेजी, स्विफ्ट, इंथुआस्टिक। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लेजी हो जाएगा। ठीक है, लिथार्जिक का अर्थ आलसी होता है और लेजी का अर्थ भी क्या होता है, आलसी होता है। आगे बढ़ते हैं। 49 क्या कह रहा है, वन वर्ड पूछा गया है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पर भरोसा नहीं करता है, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, बताइए। थीस्ट कहते हैं, हेरेटिक कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, फेनेटिक कहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को हम एथिस्ट कहते हैं, यानी कि नास्तिक कहते हैं। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख रहा। 50 नंबर कह रहे हैं स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का अर्थ क्या हो जाएगा, ईडियम दिया गया है। टू ड्रॉप समथिंग एक्सीडेंटली, किसी भी चीज़ को मतलब कि दुर्घटनापूर्व गिरा देना। टू रिवील ए सीक्रेट, किसी सीक्रेट को ओपन कर देना, खोल देना। टू कुक अ डेलिशियस मील, एक अच्छा खाना पकाना। या टू वेस्ट मनी, मनी को वेस्ट कर देना। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिवील ए सीक्रेट। किसी भी सीक्रेट को जो छुपा हुआ रखा था उसको आप खुलासा उसका कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पिल द बीन्स। यानी कि जो आपके हाथ में बीन्स थी, जो मटर के दाने थे, उसको आपने क्या कर दिया, स्पिल कर दिया, फैला दिया है, यानी कि उस राज को खोल दिया है। तो स्पिल द बीन्स का अर्थ होता है टू रिवील ए सीक्रेट, एक सीक्रेट को ओपनली, राज को ओपन कर देना। ठीक है, ये 50 प्रश्न थे। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आप जब नोट्स लेंगे तो आपको लेआउट कैसे दिखेगा और किस किस का कैसा रिजल्ट आया है। अभी परसों ही रिजल्ट आया है जेल पहरी फॉरेस्ट गार्ड का, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए ये ग्रुप है, 414 मेंबर आपको दिख रहे हैं, वर्तमान में 550 मेंबर हो चुके हैं। ठीक है, जब आप नोट्स लेंगे तो आपको एक लिंक सेंड कर दी जाएगी टेलीग्राम की, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला लेआउट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा, तो देखो कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये दोनों एक साथ में। इनमें कंप्यूटर की पूरी कंप्लीट पीडीएफ डाली हुई है, सामान्य विज्ञान की पूरी कंप्लीट पीडीएफ डाली हुई है। सामान्य विज्ञान के 50 पीवाईक्यू भी डाल दिए गए हैं और कंप्यूटर के 5,500 5500 पीवाईक्यू डाले गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर के वन लाइनर में भी हैं। ठीक है, तो आपको आराम से बस उठा करके पढ़ लेना है। 5500 पीवाईक्यू इसमें डले हुए हैं कंप्यूटर के, और सामान्य विज्ञान के भी 50 पीवाईक्यू डल गए हैं। और आज अभी सामान्य विज्ञान की नेक्स्ट क्लास आएगी, उसके पीवाईक्यू इसमें डल जाएंगे। सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट के पूरी 5 यूनिट हमने डाल दी हैं, 15 यूनिट है, 5 यूनिट कंप्लीट डाली जा चुकी हैं और उसके पीवाईक्यू डले हुए हैं मैनेजमेंट के, उसके एमसीक्यू भी डले हुए हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी डले हुए हैं। ठीक है, तो कल 5वां चैप्टर का एमसीक्यू आने वाला है, तो 5वां चैप्टर आप लोग पढ़ करके आना। ठीक है, आज 6वां चैप्टर डल जाएगा, अभी थोड़ी देर में डल जाएगा। ठीक है, अगले 2 दिन में पूरे चैप्टर 15 के 15 इसमें डल जाएंगे। ठीक है ना, सामान्य प्रबंधन। मैथ में आपको कंप्लीट मैथ के नोट्स मिल जाएंगे और पीवाईक्यू मिल जाएंगे। 25 प्रश्न इसमें मैथ के डल गए हैं, किसके, एमपीएसआई मेंस के डले हुए विद सॉल्यूशन। ठीक है, और अभी 25 प्रश्न परसों कराए थे, वो भी इसमें डाल दिए गए हैं। सामान्य ज्ञान में आपको सारे सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की पूरी कंप्लीट, जीके जीएस कंप्लीट इसमें डली हुई है, एमपी जीके भी डली हुई है कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, इसमें हिंदी की पूरी थ्योरी डली है, इंग्लिश की पूरी थ्योरी डली है। हिंदी के 100 क्वेश्चन कल कराए थे, वो इसमें डाल दिए हैं, और इंग्लिश वाले आज जो करा रहे हैं वो इसमें डल जाएंगे। और रीजनिंग के भी कंप्लीट नोट्स यहाँ पर डले हुए हैं। इस तरह से आपको सारे नोट्स से मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, अभी कल परसों ही रिजल्ट आया है, तो ये आप देखिए, ये डिप्टी जेलर का, सहायक जेल अधीक्षक का रिजल्ट आया है, ये पास हुई है। इसमें इन्होंने क्या कहा, हमने कांग्रेचुलेशन कहा, इन्होंने अपना रिजल्ट भेजा। तो सर आपके नोट्स से ही प्रिपरेशन की थी मैंने, ना मैंने कोई मॉक दिया, ना ही कहीं और से प्रिपरेशन की, आपके नोट्स पर भरोसा किया बस। थैंक यू सो मच सर, आपके कंटेंट में सच में बहुत दम है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं डिप्टी जेलर का एग्जाम इनका क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, और एक और रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जेल अधीक्षक का ही है, इनका नाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, नाम इन्होंने कहा सर हमारा नाम छुपा देना। ठीक है, सर जेल पहरी क्वालिफाई हो गया है, आपके क्वेश्चन से बहुत फ़ायदा हुआ था। ठीक है, ये इनका कहना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ये इंडियन आर्मी में है। ठीक है, इंडियन आर्मी में थे, एक्स सर्विसमैन है, इनका भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो इनका भी क्या कहना है, डियर शुक्ला सर, आई एम एक्सपेंस शॉर्टलिस्टेड फॉर द जेल एंड वन एग्जामिनेशन, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर ऑनलाइन क्लास, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू
सो मच फॉर योर हार्ड वर्क एंड गाइडेंस एंड आई थिंक दिस सक्सेस कम बाय सक्सेस जंक्शन, यानी मैं जानता हूँ ये जो सक्सेस हमको मिली है वो सक्सेस जंक्शन के द्वारा ही मिली है। ठीक है, फिर हमने कहा बहुत बहुत बधाई आपको। फिर ये भोपाल में रहते, कहा कि सर भोपाल कभी आइए तो मिलिएगा। बिल्कुल, भोपाल जब आएंगे इंदौर से तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जेल पैरी का एक और रिजल्ट है। सर जैसा आपने बताया था वैसा वैसा फॉलो किया, पहले सारे नोट्स कंप्लीट किए, फिर आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए और ये भी दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो गई हैं, जेल पैरी के लिए भी और जो है डिप्टी जेलर के लिए भी। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी लिख करके भेज रहे हो कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, इसलिए आप ये नोट्स आराम से जो है परचेज कर लीजिए और नोट्स ग्रुप में पीडीएफ नोट्स ग्रुप में शामिल हो जाइए। टेलीग्राम पर आपको ये नोट्स मिलेंगे, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये नंबर भी आपको दिया गया, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जानकारी प्राप्त करने में समय मत खराब कीजिए, क्योंकि टीम वहाँ पर इतनी बिजी रहती है कि आपका फिर आप अगर ये कहोगे डेमो दिखा दो या फिर ऐसा कर दो वैसा कर दो, हिंदी में है इंग्लिश में है, तो फिर समस्या हो जाती है, फिर वो बार बार रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि लगातार वो पीडीएफ भेजते रहते हैं लोगों को, है ना। इसलिए सीधे यहाँ पर पेमेंट कीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिए। जैसे ही नंबर पर हमारे स्क्रीनशॉट आएगा हम आपको नोट दे देंगे, बात खत्म। ठीक है, नंबर है यहाँ पर 3 लिखा हुआ है 7052547003। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एमपी आरईओ वाले भी नोट्स लेना, एमपी पुलिस कांस्टेबल वाले पीडीएफ रक्षक बैच आपका बनाएगा 189 में आपको उपलब्ध है, एमपीएसआई का बैच 199 में उपलब्ध है। जो भी आपको लेना है आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।